हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जिसका नाम यहाँ पे है परमाणु और अणु। जिससे क्वेश्चंस हमें अक्सर देखने को यहाँ पे मिलते हैं एग्जाम्स में। तो इसको देखेंगे हम कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने की मैं कोशिश करूँगा। अगर आपको ये समझ में आता है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को, साथ ही साथ में वीडियो में लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और यहाँ पे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा ये वीडियो आज का हमारा। तो सबसे पहले एक नज़र में देख लेते हैं कि हम इसमें पढ़ने क्या वाले हैं। इस चैप्टर में सबसे पहले पढ़ने वाले हैं कि रासायनिक संयोजन के नियम। संयोजन मतलब होता है कॉम्बिनेशन, कैसे दो चीज़ें जुड़ती हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है, स्थिर अनुपात का नियम क्या होता है। और अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में समझाऊँ आपको, द्रव्यमान संरक्षण का नियम संरक्षण, कभी भी आप कहीं पे भी संरक्षण वर्ड देखो, इसका मतलब होता है कि ना तो इसको अंत किया जा सकता है, ना ही उसका उदय किया जा सकता है। ना किसी चीज़ को उदय किया जा सकता है, ना किसी चीज़ को मतलब विनाश किया जा सकता है। सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। इसी तरह एक स्थिर अनुपात का नियम है कि यौगिक जो होते हैं उन्हीं तत्व से निर्मित होते हैं जिन तत्व का द्रव्यमान हमेशा एक निश्चित अनुपात में होता है। तो इस तरीके से हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे डाल्टन का परमाणु मॉडल क्या था, परमाणु क्या होता है, अणु क्या होता है। उन सब के बारे में इस चैप्टर में आज हम पढ़ने वाले हैं और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आपको ये करना है। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और यहाँ पे पूरा डिटेल्स हम बताने वाले हैं। तो अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आती साइंस तो फिर भी आपको ये समझ में आ जाएगा। तो इसके लिए बस आपको एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है, ठीक है ना। तो आते हैं सबसे पहले जो कि है इस चैप्टर में रासायनिक संयोजन के नियम। ठीक है, तो बहुत ही आसान भाषा में आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा, तो बने रहें, ठीक है। तो रासायनिक संयोजन मतलब होता है केमिकल कॉम्बिनेशन के नियम क्या है। तो कुछ सिद्धांत दिए गए हैं संयोजन के, जिसमें से सबसे पहला सिद्धांत है द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। इसका मतलब ये होता है द्रव्यमान जो होता है उसको ना तो हम ख़त्म कर सकते हैं ना ही शुरू कर सकते हैं, बस हम एक रूप में दूसरे रूप में बदल सकते हैं। किसी भी केमिकल में मतलब किसी केमिकल रिएक्शन में द्रव्यमान को ना तो ख़त्म किया जा सकता है और ना ही जो है उत्पन्न किया जा सकता है, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो इस तरीके से कुछ नियम है। तो सबसे पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो हम द्रव्यमान संरक्षण के नियम को करते हैं सबसे पहले। तो जैसे कि मैंने बताया, द्रव्यमान का ना तो उदय हो सकता है ना ही विनाश हो सकता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर जितना पदार्थ यहाँ था, अगर यहाँ पे 10 ग्राम पदार्थ आपने दिया था तो यहाँ पे भी 10 ग्राम पदार्थ ही आपको मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पे अगर दो लोग थे, ए और बी मिल रहे थे, तो यहाँ पे भी ए और बी ही रहेगा, ठीक है ना। भले उसकी भौतिक व्यवस्था में परिवर्तन हो जाए, लेकिन उसका जो द्रव्यमान का जो जोड़ रहेगा वो हमेशा बराबर रहेगा। यही कहता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। समझ रहे हो। एक एग्जाम्पल के लिए समझते हैं कि जो पानी बनता है, पानी का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है H2। अब ये पानी बनता कैसे है, पानी बनता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बनता है पानी, ठीक है ना। लेकिन हाइड्रोजन जो पानी का सूत्र जो होता है वो होता है H2O। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो अगर आपको पता है, नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे लिख लो साहब। यहाँ पे मैं लिखवा रहा हूँ, लिख लो ध्यान से। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक भी एक होता है, परमाणु भार भी एक होता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, परमाणु भार होता है 12, ये आपको नोट कर लेना है। नाइट्रोजन का होता है 14, ऑक्सीजन का होता है 16, ये होते हैं इनके परमाणु भार, ठीक है ना। तो दो हाइड्रोजन है तो दो हाइड्रोजन का दो हो जाएगा, और यहाँ पे दो ऑक्सीजन है तो दो ऑक्सीजन का यहाँ पे हो जाएगा 16 दूनी 32, यहाँ पे हो जाएगा 32। अगर यहाँ पे हम बात करेंगे तो यहाँ पे टोटल कितना है 18। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ टोटल अगर आप करोगे तो यहाँ 34 है, लेकिन यहाँ पे भी 18 है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ज़्यादा था यहाँ पे कम है। लेकिन अगर हम इस द्रव्यमान संरक्षण के नियम को देखें तो ये इस पर नहीं लग रहा है। इसका मतलब यहाँ कुछ ना कुछ अभी गड़बड़ी है जिसको हमें करेक्ट करना होगा। तो ये हम देखेंगे कि कैसे करेक्ट करना है, लेकिन अभी मैं बेसिक बता रहा हूँ कि ये अभी बैलेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे द्रव्यमान संरक्षण का नियम नहीं लग रहा है, ठीक है ना। तो ये अभी क्या है, ये कंप्लीट इक्वेशन नहीं है, ठीक है। तो अब आते हैं यहाँ पे आगे आगे आते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे ले लिया गया है एक एग्जाम्पल ही, जैसे मैंने आपको बताया है, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। पानी का अगर मैंने अभी एग्जाम्पल बताया था, तो वो जो पानी का एग्जाम्पल था वो क्यों करेक्ट नहीं था, क्योंकि हमने बैलेंस नहीं करा था। क्योंकि हमने यहाँ पे H2 लिया था और यहाँ पे हमने O2 लिया था और हमने यहाँ पे बनाया था
H2O। बहुत सारे बच्चे जिनको नहीं आता तो वो इस तरह यहाँ पे बना देते हैं। फिर से मैं बता देता हूँ, यहाँ पे 2 ग्राम होगा हाइड्रोजन का, 32 ग्राम होगा यहाँ पे ऑक्सीजन का, और यहाँ पे अगर हम जोड़ेंगे तो सिर्फ 18 होगा। इसको दूर करने के लिए यहाँ पे क्या करा जाता है, बैलेंसिंग करी जाती है। बैलेंसिंग करने के लिए इसमें हम किसी का गुणा करते हैं। तो जैसे अगर हम इसमें 2 का गुणा करते हैं तो यहाँ पे भी हम 2 का गुणा करना होगा। तो 2 को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 ग्राम, और यहाँ 4 ग्राम करेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन 4 हो जाएंगे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 हाइड्रोजन है, तो आगे इसमें भी गुणा करना होगा। यहाँ पे जो हम गुणा करते हैं तो वो सिर्फ हमेशा आगे करते हैं। और जब हमने 2 का गुणा करा यहाँ पे तो हाइड्रोजन 2 गुणे 2 इन दोनों का गुणा हो जाता है, ध्यान रखिएगा। 2 गुणे 2 4, और यहाँ पे ऑक्सीजन भी 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 18 का 2 गुना हो जाएगा, मतलब ये जो पहले 18 था उन सबका 2 गुना हो जाएगा तो 36 हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखो तो 4, यहाँ पे देखो गुणा करने पे 32, और यहाँ पे टोटल हो गया 36। तो इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हो, इधर साइड भी 36 है और इधर साइड भी 36 है। इसका मतलब ये है कि जो द्रव्यमान होता है दोनों तरफ क्या होता है, एक समान होता है। इसे कहते हैं द्रव्य संरक्षण का नियम। ठीक है, तो चलते हैं आगे, हम आगे कुछ देखेंगे। जैसे कि इसमें यहाँ पे एक इक्वेशन ली है और उसमें बनाया गया है, तो इसमें भी आपको वही करना है, द्रव्य संरक्षण का नियम। अगर दोनों तरफ द्रव्यमान समान आ जाता है तो वहाँ पे द्रव्यमान संरक्षण का नियम लगता है। अब आता है स्थिर अनुपात का नियम। अनुपात नाम में ही रखा है स्थिर अनुपात, मतलब जो अनुपात होगा वो स्थिर होगा। इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। जैसे पानी है तो पानी का जो सूत्र होता है वो H2O होता है। अगर मैं यहाँ पे अनुपात निकालूं हाइड्रोजन के भार का और ऑक्सीजन के भार का, तो हमने देखा है कि हाइड्रोजन का भार 1 होता है और ऑक्सीजन का होता है 16। कितना होता है, 16। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन 1 नहीं है, बल्कि यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। ठीक है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन अगर आप देखोगे तो 2 है, तो 2 का इंटू करोगे इसमें तो कितना आ जाएगा, 2 गुणे 2 अनुपाते 16। अगर मैं यहाँ पे इसको सिंपल अनुपात बदल दूंगा तो 2 1 कम 2, 2 अट्ठे 16, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अनुपाते 8। मतलब जो पानी होगा वो हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होगा वो 1 अनुपाते 8 के रूप में रहेगा। याद रखिएगा, हमेशा इनका जो अनुपात है वो स्थिर रहेगा, चाहे यौगिक किसी भी स्थान पे हो। ठीक है ना, तो यही ये नियम कहता है कि शुद्ध रासायनिक यौगिक, यौगिक क्या होता है, जो एक मतलब दो चीज़ें जब फिक्स अनुपात में मिलते हैं तो उसे यौगिक कहते हैं। फिक्स अनुपात मतलब होता है निश्चित अनुपात में जब मिलते हैं, लेकिन वहीं पे जब अनुपात अनिश्चित हो जाता है तो वो यौगिक नहीं रहता, वो एक मिश्रण बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो कि इन तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात, यहाँ पे द्रव्यमान की बात हो रही है, सदैव समान होता है, फिर चाहे यौगिक किसी भी स्थान से प्राप्त किया गया हो। चाहे आप पानी कहीं से निकालो, बर्फ से निकालो, कुएं से निकालो, कहीं से निकालो, चाहे मंगल से निकालो, लेकिन हमेशा देखोगे जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो भार का अनुपात है वो हमेशा आपको मिलने वाला है 1:8। ठीक है ना, तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है दोस्तों, तो क्या कर रहे हो आप, अभी के भी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबा लेना, अगर आप भी जीरो से साइंस पढ़ना चाहते हो हमारे साथ। ठीक है, तो याद रखना, अगर स्टेटमेंट आती है कि हमेशा द्रव्यमान फिक्स होता है चाहे वो कहीं से निकाला गया है, तो किस अनुपात मतलब नियम को फॉलो करता है, तो वो स्थिर अनुपात के नियम को फॉलो करता है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या कहता था। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहता था, ये किस चीज को सिद्ध करता है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है वो इन दोनों सिद्धांतों को सिद्ध करता है। जो दोनों सिद्धांत हमने अभी पढ़े हैं, अगर मैं बात करूं कौन कौन से पढ़े हैं, एक हमने द्रव्यमान संरक्षण का पढ़ा है पहले, फिर हमने पढ़ा है स्थिर अनुपात का नियम। इन दोनों को ही यहाँ पे जस्टिफाई ये करता है। इसके कुछ महत्वपूर्ण अंश देखने होंगे हमें, जो कि आपको जानना जरूरी है, जो कि आगे काम आने वाले हैं। सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं, मतलब द्रव्य मतलब मैटर, जो सभी मैटर है वो परमाणु से मिलकर बने होते हैं। परमाणु को हम कहते हैं एटम्स। ठीक है ना, एटम से क्या बनता है, यहाँ पे मॉलिक्यूल बनता है, यहाँ पे क्या बनता है, मॉलिक्यूल, और इन्हीं मॉलिक्यूल से यहाँ पे मैटर्स बनते हैं। ठीक है, तो ये जो मैटर्स होते हैं वो फाइनली कहीं ना कहीं, तो यहाँ पे आप समझ सकते हो
कि एटम से ही बनते हैं, परमाणु से ही बनते हैं, और परमाणु सूक्ष्मतम कण होता है। परमाणु क्या होता है, वह अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होता है। सूक्ष्मतम कण मतलब ये होता है कि जैसे कि एक जो घर होता है, अगर आप देखोगे तो जो एक घर बनाया जाता है वो कैसे बनता है। एक घर जो बनता है वो छोटी छोटी ईंटों से बनता है। किससे बनता है, छोटी छोटी ईंटों से। तो ये जो छोटी छोटी ईंटें हैं वो यहाँ पे हैं एटम, जिसको हम कहते हैं परमाणु। और ये जो पूरा घर है यहाँ पे, इसे हम बोल सकते हैं पदार्थ या बोल सकते हैं मैटर, ठीक है ना। क्या बोल सकते हैं, सभी द्रव्य बोल सकते हैं या फिर मैटर कह सकते हैं। द्रव्य का मतलब आप ये मत समझ लेना कि पानी है, द्रव अलग है, द्रव्य अलग है। द्रव्य मैटर को कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको बोल सकते हैं हम, इसका छोटा भाग परमाणु होता है। परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि अविभाज्य होता है। आते हैं तीसरे पे, दिए गए तत्व के सभी परमाणु के द्रव्यमान और रासायनिक गुण समान होते हैं। मैंने जितना बताया था ना कि दोनों साइड रासायनिक गुण समान होंगे, तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है। और यहाँ पे भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में योग होते हैं। इसका मतलब ये है कि जो अनुपात लिया जाएगा वो हमेशा इस तरीके का होगा। ये दोनों जो नंबर होंगे वो नेचुरल नंबर ही आपको यहाँ पे लेने हैं। ऐसा नहीं है कि फ्रैक्शन में मतलब कोई ऐसा अनुपात आ जाए जो कि पॉइंट में हो, उस तरह का अनुपात नहीं चलता। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हमेशा अनुपात जो है एक नंबर में होना चाहिए और वो भी नेचुरल नंबर पे होना चाहिए। फिर परमाणु की बात करें तो परमाणु क्या होता है, तो सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं परमाणु और अणु, तो सबसे इसमें पहला आ गया है परमाणु क्या होता है। तो परमाणु किसी तत्व का सूक्ष्मतम भाग होता है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में बिना रासायनिक एवं भौतिक गुणों के बदले अभिक्रिया में प्रयुक्त होता है। बस ये याद रखना है, अगर आपको सब भूल जाए तो बस याद रखना है परमाणु जो है वो सूक्ष्मतम कण होता है। क्या होता है, सूक्ष्मतम कण होता है, जिसे हम शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देख सकते हैं, ठीक है ना। बस आपको इतना याद रखना है, आपको ज़्यादा इसको मतलब दिमाग में ऐसा नहीं है कि ये रटना है, आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। बस आपको याद रखना है सूक्ष्मतम कण होता है जिसको हम फिर से तोड़ नहीं सकते हैं, और यहाँ तक कि हम इसको माइक्रोस्कोप में भी नहीं देख सकते हैं। फिर बात करें एक नैनोमीटर को, याद रखिएगा एक नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻8 मीटर। नैनोमीटर जो है बहुत ही छोटी यूनिट होती है, बहुत ही छोटी यूनिट होती है, हमारे बाल के रब्बे हिस्से के बराबर होती है। अगर एक बाल का रब्बा हिस्सा कर दे तो वो होता है नैनोमीटर, तो जो कि बहुत ही छोटी यूनिट है। फिर आता है यहाँ पे IUPAC, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टार लगा लेना। IUPAC का फुल फॉर्म आ सकता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। फिर हम आते हैं आगे, इसके द्वारा जो IUPAC होता है, मैं आपको बता दूं इसका काम क्या होता है। इसका काम होता है कि जो जितने भी तत्व हैं उनका नामकरण करना, उनका सिंबल देना, उनका चिन्ह देना कि वो किस तरह दिखेगा, और वही चिन्ह हर जगह मान्य होगा, हर एक देश में वो चिन्ह मान्य होगा। इसकी जो संस्था है वो जेनेवा में है, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। जैसे कि तत्व एल्यूमिनियम का जो सिंबल है वो AL के रूप में होता है, इसमें बच्चे के ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होते हैं। जैसे आर्गन का जो तत्व का चिन्ह होता है वो AR होता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप 30 तत्व याद कर ले परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार के साथ। परमाणु क्रमांक एवं भार के साथ आप याद कर ले, याद कर ले, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कैल्शियम का CO होता है, क्लोरीन का Cl होता है, कोबाल्ट का CO होता है, लेड का PbO। यहाँ पे होती है गड़बड़ बच्चों को, लेड जो है LeAd आ रहा है लेकिन सिंबल Pb है। कॉपर का तो चलता है बट CO मत लगा देना क्योंकि ये Cu होता है। फ्लोरीन का F होता है। गोल्ड में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पे गोल्ड का Au होता है, हाइड्रोजन का तो बन जाता है, आयोडीन का भी बन जाता है, आयरन का कंफ्यूज हो जाते हैं, आयरन का फेरस कहते हैं इसलिए Fe है यहाँ पे, सल्फर का तो बन जाता है, नाइट्रोजन का भी बच्चे कर लेते हैं। पोटेशियम में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पे पोटेशियम का P होना चाहिए तो K कैसे हो जाता है। तो इस तरीके के ये जो नामकरण हैं जो आपको ये दिख रहे हैं, वो जहाँ पे ये तत्व खोजे गए थे उन जगह के नाम पे इनका नामकरण लैटिन में करा गया है, तो इसलिए आपको ये चीज़ ऐसे देखने को मिलती है। जैसे सिल्वर जो है, सिल्वर का Ag कर दिया गया है, सोडियम का Na कर दिया गया है। तो इस तरीके से बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, इतने कुछ याद रखिएगा आप। अब आते हैं आगे, तो अगर हम आगे आते हैं तो परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो होता क्या है। परमाणु का किसी तत्व के एक परमाणु का जो द्रव्यमान होता है उसे परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। परमाणु द्रव्यमान की इकाई पहले U दी गई थी, ठीक है।
याद रखिएगा U से दर्शाई गई थी। फिर आते हैं यहाँ पे इसका निकाला कैसे जाता है, परमाणु द्रव्यमान की इकाई कैसे निकाला जाता है। तो आप ये समझ लो कि परमाणु द्रव्यमान की जो इकाई है उसको निकालने के लिए हम कार्बन 12 समस्थानिक का यूज़ करते हैं कि एक परमाणु द्रव्यमान की इकाई का द्रव्यमान जो है एक C12 समस्थानिक के 1/12वें हिस्से के बराबर होता है। अब इसका मतलब क्या है, ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा। एक चीज़ बस यहाँ से नोट करना है आपको और कुछ नहीं, कि एक U बराबर होता है 1.66 गुणे 10⁻⁻27 kg। बस आपको इतना यहाँ पे याद रखना है, इतना आपको बस यहाँ पे याद रखना है। और यहाँ पे याद रखना है कि इसका द्रव्यमान निकालने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, तो हम करते हैं कार्बन 12 का किसका यूज़ करते हैं, कार्बन 12 का। बस इतना याद रखना है और द्रव्यमान संख्या याद रखना है। हाइड्रोजन कितनी होती है, ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इनका आपको याद ही रखना है क्योंकि अक्सर ये एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। तो यहाँ पे नोट कर लीजिएगा इनको, इम्पोर्टेंट। आते हैं आगे यहाँ पे, परमाणु किस प्रकार के अस्तित्व में रहते हैं, ठीक है ना। परमाणु की बात करें तो परमाणु हमें पता है कि कुछ परमाणु होते हैं बहुत ही क्रियाशील होते हैं। जो क्रियाशील होते हैं वो मुक्त अवस्था में तो रहेंगे नहीं, तो कुछ जो है परमाणु अणु के रूप में पाए जाते हैं। केवल ऐसे परमाणु जो निष्क्रिय होते हैं वही मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, जैसे हीलियम हो गई, हीलियम गैस जो हो गई, नोबेल गैसेस जैसे नियॉन हो गई, ऑर्गन हो गई, जेनॉन हो गई, क्रिप्टॉन हो गई। ये जो गैसेस हैं ये नोबेल गैसेस होती हैं। नोबेल गैसेस मतलब होता है जो किसी से रिएक्शन नहीं करती हैं। तो ऐसी गैसेस परमाणु के रूप में यहाँ पे होती हैं। और बाकी ज़्यादातर जो तत्व होते हैं वो अणु के रूप में होते हैं, ठीक है ना। तो ये लिखे हैं, आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। ये जो आपको दिख रहे हैं ये जो होते हैं हमेशा जो है परमाणु के रूप में होते हैं। बाकी सब क्या होते हैं, अणु के रूप में होते हैं या आयन के रूप में होते हैं, ठीक है ना। तो अब अणु क्या होता है, अणु खुद परमाणु से मिलके बना होता है, दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलके बना होता है और बनने के लिए रासायनिक बंध होता है उस पर, तब ये अणु बनते हैं। अब अणु क्या होता है, तत्वों को छोड़ के किसी पदार्थ की सूक्ष्मतम जो है इकाई है, ठीक है ना। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे H2O क्या है, अणु है या परमाणु है, तो H2O अणु है क्योंकि वो दो परमाणुओं से मिलकर बना है। यहाँ पे एक परमाणु हाइड्रोजन, एक परमाणु है ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो कोई भी अणु होता है वो एक ही तरीके से भी बन सकता है, जैसे H2 है, H2O में खुद यहाँ पे दोनों परमाणु क्या है, H के ही है। तो यहाँ पे जो परमाणु बन सकता है वो खुद के ही, मतलब यहाँ पे जो अणु बन सकता है वो खुद के परमाणुओं से ही मिलकर बन सकता है, ठीक है ना। इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे आगे देख लेते हैं। ठीक है, तो एक ही तरह के परमाणु से निर्मित अणु कौन कौन से हैं, आप ये देख सकते हैं। यहाँ पे एक ही तरीके से निर्मित हैं, O2 N2 O3 S8 P4। ये सब क्या है, एक ही तरीके के परमाणु से मिलके बने अणु हैं। और ये जो है देख सकते हो अलग अलग परमाणु इसमें स्थित हैं। जैसे H2O में H अलग है, O अलग है, C अलग है, O अलग है, NaCl अलग है, CaCO3 अलग है। तो इस तरीके से यहाँ पे तो तीन अलग तरीके के परमाणु से मिलकर बना है ये अणु। तो इस तरीके से आप देख सकते हो इन चीज़ों को यहाँ पे। तो वीडियो कैसा लगा, अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को, चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, क्योंकि हम बेसिक के साथ आपकी इस क्लास को कवर कर रहे हैं। और यहाँ पे बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबा लें।